हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में उनका डिस्कशन होता है। एंड देखिए, जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट दैम। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। तो इस पर्टिकुलर चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्युएशन के लिए, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं ये GS4 एथिक्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक 10 मार्कर है और एक केस स्टडी है 20 मार्कर, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यही यूपीएससी का पैटर्न है। 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो बाकी के लर्नर्स हैं वो कितना अच्छा कहाँ पे कर रहे हैं, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्कर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो, ये पूछा गया है। उसके बाद कहा गया है कि एक्सप्लेन इट्स रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो 2 पार्ट हैं, सामने के सामने है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है, ये पूछा गया है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो एथिक्स का पेपर आता है ये बहुत लेंदी पेपर आता है, क्योंकि केस स्टडीज़ काफ़ी लेंदी होती हैं। तो इसमें क्या स्ट्रेटजी होती है कि जो 10 मार्कर्स होते हैं वो आपको शॉर्ट में लिखने होते हैं। अगर आप इनको डिटेल में लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा, या फिर जितना आप लिख सकते थे उतना आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि 10 मार्कर में टू द पॉइंट लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल होने चाहिए। ठीक है, इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा। अब देखिए, क्या इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद बताइए कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर दो। क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये आपको बताना होगा, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस सिलेबस का पार्ट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना, और जितने अच्छे आपके एग्जाम्पल होंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर भी होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दो कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन, जब कोई इंडिविजुअल अपने इमोशंस को समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, उनको मैनेज, उनको कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही साथ जो सामने वाला बंदा है उसके भी इमोशंस को समझ सकता है और उसके हिसाब से एक्ट कर सकता है, मैनेज कर सकता है उस चीज़ को। इसको कहा जाता है, इस कैपेबिलिटी को कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक ब्यूरोक्रेट है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, और मान लीजिए इसको ना कोई एक कार पसंद है, कोई भी एक मॉडल ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, अब इनके पास एक बिजनेसमैन आते हैं एक प्रपोजल लेके। ठीक है, एक प्रपोजल लेके आते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आपने इसको पास कर दिया ना तो यही जो आपकी कार है ना, ये मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए, वो जो बिजनेसमैन है वो कहाँ पे अटैक कर रहा है? उनके इमोशंस पे। ठीक है, क्योंकि उनको काफ़ी पसंद है। अब अगर वो ब्यूरोक्रेट भावनाओं में बह जाएगा तब तो गलत काम हो जाएगा ना, क्योंकि ये नहीं करना है, अगेंस्ट द रूल्स है। तो यहीं पे काम आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। भाई, आपको समझ में आ गया कि मैं गलत लाइन पे जा रहा हूँ, तुरंत फुल स्टॉप लगाओ,
इमोशंस आपने समझ लिए, ठीक है। अब उनको मैनेज करना है, उनको रेगुलेट करना है, उनको कंट्रोल करना है, तो तुरंत आप मना कर दोगे कि नहीं भाई ये चीज़ तो गलत है, जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप डीएम हो, ठीक है, आप डीएम हो, आईएएस ऑफिसर हो, आपके जूनियर एसडीएम है और मान लो वो स्टेट सर्विसेज से आते हैं, आपने उनको कोई टास्क दिया, ठीक है, और वो जो बंदा है एसडीएम उसने अपना 100% दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो टास्क किसी वजह से नहीं हो पाया और वो उसके कंट्रोल में था ही नहीं, जिस वजह से वो नहीं हो पाया। ऐसा काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो एसडीएम आपके पास आते हैं कि सर काम तो हुआ नहीं, तो आप डीएम हो, बॉस हो, आप क्या करते हो, उल्टा उसको और गुस्सा करते हो, डांट लगा देते हो, जबकि वो एसडीएम तो वैसे डिमोटिवेटेड है क्योंकि 100% दिया लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का काम आता है कि अगर आप उसके इमोशंस को समझ पाते तो आप उसको डांट नहीं लगाते, बल्कि उसको और मोटिवेट करते कि यार तुमने अपना 100% दिया, बहुत अच्छी बात है, और जिस वजह से ये जो भी टास्क था वो नहीं हो पाया, वो तुम्हारे कंट्रोल में था ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी तुमने अपना 100% दिया, ठीक है। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। एक और एग्जाम्पल दूं, चलिए एक और देता हूं। मान लीजिए कि इंक्रोचमेंट हटाने की ड्राइव चल रही है, आप एज ए डीएम या मान लो आईपीएस ऑफिसर हो, आप वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे क्या है कि आप अपनी पावर का रुतबा दिखाते हो। जो लोग हैं वो वैसे ही परेशान हैं, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्योंकि सबके घर जो है तोड़े जा रहे हैं, आप उनको डांट रहे हो, अपनी पावर का रुतबा दिखा रहे हो, रौब दिखा रहे हो, ठीक है। तो उससे सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। वहाँ पे आपको लोगों के इमोशंस को समझना होगा कि वो दुखी हैं, वो दुखी हैं, तो उनके उनके जो इशू हैं उनको सुनिए। वो लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको टेम्पररी कुछ शेल्टर वगैरह मिल जाए। तो अगर आप उनके इमोशंस को समझेंगे और उसके हिसाब से एक्ट करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी इस तरह की सिचुएशन को डील करने की, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक ब्यूरोक्रेसी के लिए, ब्यूरोक्रेट के लिए। हर चीज़ में उसका रोल होता है। और देखिए, जब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो इसके काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि परसीविंग इमोशंस। भाई इमोशंस पता तो होने चाहिए, ठीक है, उसको समझिए, उसको मैनेज कीजिए, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो आप बता दीजिए, थोड़ा इसकी डिटेलिंग आपको करनी होगी, ठीक है। और अलग अलग बुक्स में ये आपको अलग अलग दिए होंगे, कोई इशू नहीं है, सभी चीज़ें सही हैं, बस थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करना होगा। अब देखिए, इसके बाद आता है कि इसका रोल क्या है। तो सबसे पहला पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इंक्रोचमेंट हटाने की ड्राइव चल रही है, लोग वहाँ पे हल्ला कर रहे हैं, तो आप किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल में लाओगे। एक और एग्जांपल देता हूँ। भाई कोविड की वैक्सीन लगानी है, लेकिन जो विलेजर्स हैं वो नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं से ये अफवाह फैली हुई है कि इसको जो लगा रहा है उसकी तो डेथ हो जा रही है, ठीक है। तो अब आपके पास ये खबर आती है कि भाई वो लोग तो लगा ही नहीं रहे हैं, तो भाई ये तो आपकी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करोगे। अब एक सीन तो वो है कि डीएम वहाँ पे जाते हैं, मान लो जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है वो आप हैं, आप वहाँ पे जा रहे हैं और आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो वो इतना काम नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर एक और ऑफिसर है, वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इशू क्या है। इशू ये है कि लोग डरे हुए हैं। तो वो बंदा क्या करता है, सबसे पहले खुद वैक्सीन वहाँ पे लगवाता है सबके सामने और उसके बाद लोगों से बात करता है। तो बताइए दोनों में से किसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे? सेकंड वाले के ना, क्योंकि उसने इमोशंस को समझा है और उसी के हिसाब से उसको टैकल कर रहा है। समझ में आ गया? अगला क्या है, स्टे कंपोज अंडर प्रेशर। मान लो कि राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और आपके पास हर तरफ से फ़ोन आ रहा है। जो दो कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में लड़ाई हो रही है, उन दोनों के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, वो आपको फ़ोन करें कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, तो यार इसमें तो आदमी पागल हो जाएगा। तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप आराम से उस सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे और जो दोनों लीडर्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं उनको भी आप मैनेज कर लोगे कि सर जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उन्हीं को मैं फॉलो करूंगा। बहुत सिंपल सा सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। देन रिस्क टेकिंग। देखिए वेलफेयर फंक्शन है और वेलफेयर फंक्शन में बहुत सी बार ऐसा होगा कि आपको रूल्स रेगुलेशन को साइडलाइन करना होगा, लेकिन काफ़ी बार जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसकी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं क्योंकि आगे रिस्क होती है।
लेकिन अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, अगर आप समझते हैं कि नहीं यार ये इशू जेन्युइन है, इस पे मुझे एक्ट करना ही करना है, तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप कर लेंगे। तो ये होती है रिस्क टेकिंग। देन इंस्पायर शेयर्ड विजन। देखिए अक्सर आप सुनेंगे जो लीडर्स होते हैं ना, उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो उनके जो जूनियर्स होते हैं उनको इंस्पायर करते हैं कि भाई ये मेरा विजन है, इसको पूरा करना है। ठीक है, ये मेरा विजन है, इसको पूरा करना है, और तुम्हारी जो भी नीड्स होंगी उसको भी मैं समझता हूँ, तो तुम्हारा भी ध्यान में रखूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो जूनियर्स हैं वो आपके साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये होता है इंस्पायर अ शेयर्ड विजन। देन इनेबल अदर्स टू एक्ट। समझ में आ रहा है ये बात? तो ऑब्वियस सी बात है भाई। देखिए ब्यूरोक्रेसी है, काम बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, लोग कभी कभी डिमोटिवेट हो जाएंगे या निकम्मे लोग होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। तो दोनों ही केस में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए जब आप इमोशंस को पता है तो उससे आप दूसरे के बिहेवियर को, अपने इंटरेक्शन को और दूसरे के एक्शन को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। समझ में आ गया? काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, और आप भी कोशिश करिए कि 2 से 3 एग्जाम्पल यहाँ पे होने चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूड कर दीजिए कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा तब आप एम्पैथी शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एम्पैथी जो है वो शो नहीं कर पाएंगे, जो कि आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो गया पहला क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, डोंट हेजिटेट। ठीक है, डाउट आराम से पूछ लेना। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक केस स्टडी है। देखिए इसमें आपको डीएम बनाया हुआ है। देखिए केस स्टडी बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, वो एग्जाम से पहले ही आपको आईएएस बना देती हैं। ठीक है, तो आप डीएम है, किसी हिली डिस्ट्रिक्ट के डीएम है, एंड वहाँ पे क्या है कि फ्लैश फ्लड्स वगैरह आई हैं, लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है, बाढ़ वगैरह आ गई है। ठीक है, एंड लैंडस्लाइड्स वगैरह हुआ है। उससे क्या हुआ कि जो सप्लाई रूट्स हैं वो बंद हो गए। जैसे मान लो कि ये एक एरिया है। ठीक है, ये एक एरिया है, और इस एरिया में पहुंचने के लिए केवल यही एक रास्ता है, और मान लो कि यहाँ पे एक पहाड़ है, और ये पहाड़ से लैंडस्लाइड हुआ, ये रास्ता बंद हो गया। ठीक है, ये रास्ता बंद हो गया, तो अब इस एरिया में सप्लाई नहीं पहुंचेगी। मीन्स जो असेंशियल आइटम्स हैं वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये सिचुएशन है। इसके बाद आपको पता चलता है कि वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, जो वहाँ के दुकानदार हैं, वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, एडवांटेज उठा रहे हैं। किस तरह से? जो कमोडिटीज़ हैं, फूड आइटम्स हैं, उनकी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। जैसे कि एक ढाबे में पराठा सब्जी आपको 200 रुपीज़ का मिल रहा है, जो कि नॉर्मल टाइम में अराउंड 20 रुपीज़ का मिलता था। मीन्स 10 टाइम्स वहाँ की प्राइसेज जो हैं बढ़ गई हैं। और वो शॉपकीपर्स क्या बोल रहे हैं कि भाई हम भी क्या करें, सप्लाई आ ही नहीं रही है, सप्लाई का कंस्ट्रेंट है, तो हमें तो रेट बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए अदर्स हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड टू बी चार्जिंग बहुत हाई प्राइसेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर सर्विसेज। मीन्स हर तरफ मारामारी मची हुई है, जो देखो जो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में है। ठीक है, और उसके प्रॉपर रीजंस भी दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई हम भी क्या करें, सप्लाई आ ही नहीं रही है, हम बड़ी मुश्किल से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो बढ़ जा रही है, तो हम भी क्या करें, ये कहने का मतलब है। फिर क्या है, इस सिचुएशन में कुछ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो जो आम आदमी है, जो पीपल है, वो कुछ ना कुछ एक्शन को लेंगे ना। तो पिकेटिंग ऑफ शॉप्स जो है वो सब किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन वगैरह यहाँ पे किया जा रहा है। किसके विरोध में? जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उसके विरोध में। अब जब आपने इंक्वायरी की तो ये आपको पता चला कि जो शॉपकीपर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि देखिए सप्लाई तो कंस्ट्रेंट है, तो इस कंडीशन में प्राइसेस तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और वो ये भी आर्गुमेंट दे रहे हैं कि अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो इसका फ़ायदा भी है, और फ़ायदा भी गिना रहे हैं आपको। क्या फ़ायदा है कि जुडिशियस यूज होगा। भाई ज़्यादा प्राइसेस होंगी तो जिसको ज़रूरत है केवल वही यूज़ करेगा, ऐसा उनका कहना है। तो ये आर्गुमेंट उनकी तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिनको इमरजेंसी सिचुएशन होगी केवल वही परचेस कर पाएंगे, ये उनका कहना है। तो देखिए ये रियल लाइफ सिचुएशंस हैं जो एक ब्यूरोक्रेट को, आईएएस आईपीएस को देखनी पड़ती हैं। ठीक है, इसीलिए काफ़ी कुछ सीखिए। आप आईएएस बनेंगे तो हो सकता है आपके सामने भी ऐसी सिचुएशंस आए। ठीक है, तो 2 इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है ना, तो उनके पर्सपेक्टिव से क्या इश्यूज हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये पहला क्वेश्चन है।
और दूसरा क्या है कि भाई आप किस तरह से कार्रवाई करोगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा और उसको आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए एंड जनरली इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब देखिए, जब इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे तो एज ए डीएम आपको आंसर करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि जो आप लिखने जा रहे हो समझ लेना कि एक आईएएस ऑफिसर उस चीज़ को लिख रहा है, तो इसलिए वही चीज़ें लिखना जो रिलेवेंट हैं। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, जो मैंने बोल्ड में यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं एंड ये जो पूरी केस स्टडी है इसके अराउंड ही रिवॉल्व होती है। तो देखिए, समझ में तो आ गया होगा केस स्टडी क्या है। भाई रास्ता बंद हो गया है, लिमिटेड सप्लाई है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ गई हैं एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, अब आपको एक्शन लेना है। अब देखिए, इसी से ना आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन, तो उसमें आप इस चीज़ को लिख दो, समरी बता दो केस स्टडी की क्या है। उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है उसको बता दो कि भाई कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उनके क्या इश्यूज हैं। फिर बता दो कि आप किस तरह से एक्शन लोगे। ठीक है, किस तरह से एक्शन लोगे और उसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपको बताने होंगे और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन बता चुका हूं किस तरह से आपको लिखना है। आप बता दो कि भाई ये जो केस है यहाँ पे क्या है कि एक नेचुरल डिजास्टर आई है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो कि एक चैलेंज पोज कर रही है पब्लिक के लिए, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, सिंपल सा इतना लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखो कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और देखिए, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। देखो, डीएम आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मीन्स जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसका रोल है। फिर बात आ रही है शॉपकीपर्स की, तो एक ये भी स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे, इसी में दिया हुआ है, दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पीपल हैव रिसोर्टेड, तो जो वहाँ के आम आदमी हैं वो। और देखिए, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है तो डिजास्टर में जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका भी रोल होता है। ठीक है, एनडीए में एक्ट पड़ा होगा ना। ठीक है, तो वो भी इसमें स्टेक होल्डर होंगे। ठीक है, तो इन्हीं के लिए आपको बताना है कि इनके सामने क्या कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज हैं, तो वन बाय वन बता दो। सबसे पहले आता है लोकल पब्लिक। देखिए, जो स्थानीय जनता है वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि उनको असेंशियल कमोडिटीज मिले लेकिन रीजनेबल प्राइस पे मिले। देखो, ये बात सही है कि डिजास्टर आया हुआ है तो थोड़ी बहुत प्राइस तो बढ़ेंगी, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए। 20 रुपए की चीज़ आप 200 रुपये में बेच रहे हो तो भाई ये तो सही नहीं है ना। दूसरी बात, डिजास्टर है तो जो उनकी लाइफ है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसको भी सेव करना होगा, उसको भी प्रोटेक्ट करना होगा, ये उनका कंसर्न होगा। मानते हो इस बात को? ठीक है, तो ये हो जाएंगे इश्यूज ऑफ स्थानीय जनता, लोकल पब्लिक। दूसरे कौन है स्टेक होल्डर? लोकल शॉपकीपर्स। देखो, वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई जो गुड्स एंड सर्विसेज वो लोग बेच रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, उसका उनको फेयर प्राइस मिले। फेयर प्राइस क्यों? क्योंकि सप्लाई रूट बंद है, जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। अब देखिए, इस कंडीशन में अगर आप प्रोक्योरमेंट करते हो शॉपकीपर्स, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब उनको कोई चीज़ महंगी मिलेगी तो वो सस्ती तो बेचेंगे नहीं, वो भी महंगी बेचेंगे ना। तो वो इस चीज़ को इंश्योर करना चाहते हैं कि उनको फेयर प्राइस मिले। दूसरा इशू क्या है कि ये जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है ये कब तक होगी, ये उनका कंसर्न होगा, क्योंकि उनकी तो पूरी रोजी रोटी उस पर टिकी हुई है। ठीक है, तो इसका उनको कंसर्न रहेगा। नेक्स्ट वन इज स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, सबसे पहले तो भाई जो पब्लिक के राइट्स हैं आपको उनको प्रोटेक्ट करना है। किस तरह के राइट्स? कि भाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई कीमतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी को आपको प्रोटेक्ट करना होगा। जो शॉपकीपर्स हैं ये आपको इंश्योर करना होगा कि वो अपना बिजनेस फेयर तरीके से करें, किसी भी तरह की मूल्य वृद्धि, जो ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे। और देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक केस है जहां पे ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग हो सकती है, जमाखोरी, काला बाजारी हो सकती है। तो ये भी जिम्मेदारी होगी स्थानीय प्रशासन की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी एंड होर्डिंग, जमाखोरी न हो। देन गवर्नमेंट, अब ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही हो सकती है। अब इनका क्या कंसर्न होगा? इनका कंसर्न ये होगा कि भाई क्योंकि
डिजास्टर आया हुआ है तो रिलीफ दो, रिहेबिलिटेशन मेजर्स लेने होंगे भाई, उनको कहीं और शिफ्ट करो, ठीक है, मेडिकल एड वगैरह दो, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास भी होगी। देन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हेल्प करनी, क्योंकि देखिए इस तरह की सिचुएशन में एक इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट जो है अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता है, उसको आउटसाइड सपोर्ट तो चाहिए ही होगा, भले ही वो सेंटर से मिले या वो स्टेट से मिले, ठीक है, इस बात से एग्री करते हैं। तो पहला पार्ट हमने कर लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। वो पार्ट क्या है कि भाई आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो भाई जैसे ही आपको ये चीज पता चलती है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो आप क्या करोगे, आप पहले पता तो करोगे कि अब माहौल क्या है, क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले आप जायजा लोगे स्थिति का कि भाई कहाँ पे रूट बंद है, ठीक है, कितना डैमेज हुआ है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या हालात हैं, तो इसका आप जायजा लोगे, ठीक है। और हर डीएम ऐसा करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो आप जो आपके पास तो फंड्स हैं, डिजास्टर रिलीफ फंड्स, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही है तो आपके पास पावर है कि आप वहाँ पे एडिकेट पुलिस पर्सनल्स वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और देखिए इस तरह की सिचुएशन में केवल पुलिस से काम नहीं चलेगा, आप सिविल सोसाइटी की हेल्प ले सकते हो, एनजीओ की हेल्प ले सकते हो, तो उनको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई आप भी वहाँ पे जाइए और लोगों को समझाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप तुरंत वहाँ पे एक्शन ले सकते हो। अब देखो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए आप क्या कार्रवाई करोगे, जैसे कि शॉपकीपर्स। देखो भाई शॉपकीपर्स के साथ क्या इशू हुए, सबसे पहला तो भाई ये चीज़ हो सकती है कि वो ब्लैक मार्केटिंग करने लग जाए, होर्डिंग करने लग जाए, जमाखोरी, कालाबाजारी। तो पूरी पावर है आपके पास, आप टीम्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, वो हर दुकान पर जाके चेक करेगी क्या कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है क्या, ये पूरी पावर आपके पास है, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लैक मार्केटिंग होगा, होर्डिंग होगा, तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, डिमांड सप्लाई, पूरा कहानी उसी का है। दूसरा, आप शॉपकीपर से बात करोगे। शॉपकीपर क्या बोल रहे हैं कि भाई डिमांड सप्लाई का खेल है, क्योंकि हम जो है हाई रेट पे प्रोक्योर कर रहे हैं, तो इसीलिए हाई रेट पे हम जो है इसको सेल भी करेंगे। तो देखिए आप उनको समझाइए कि ये जो आप बातें कर रहे हो ना डिमांड सप्लाई की, ये कहाँ पे बेस्ट सूटेबल है, जब फ्री मार्केट होता है, लेकिन यहाँ पे तो डिजास्टर आया हुआ है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर आया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जैसे कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। देन वो जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो इससे लोग जुडिशियस यूज़ करेंगे, दिमाग लगा के काम करेंगे, ठीक है। तो भाई आप उनको समझाइए कि नहीं आप गलत कह रहे हो, अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो लोगों में ये सिग्नल जाएगा कि मार्केट में मटेरियल काफ़ी कम है, तो पैनिक कर जाएंगे लोग, और फिर पैनिक बाइंग वगैरह सामने आ जाएंगी, लोग पैनिक करने लग जाएंगे और फिर सब काम छोड़ छाड़ के वो लोग चीज़ों को खरीदने में लग जाएंगे, जो कि एक सही चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर कोई शॉपकीपर अननेसेसरी प्राइस बढ़ाता है तो आप वहाँ पे असेंशियल कमोडिटी एक्ट आपके पास है, आप लीगली जो है एक्शन ले सकते हो, आप शॉपकीपर्स को फोर्स कर सकते हो कि भाई आपको प्राइस नहीं बढ़ानी है, आपके पास फुल पावर है, ठीक है, आपके पास फुल पावर है। और देखिए ये प्राइस आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है, इतनी तो समझदारी आप में होती ही है। आगे बढ़े, आगे आता है लोकल लेवल पे। भाई आप डीएम हो तो आप क्या एक्शन लोगे, तो देखिए आप ये भी डिसाइड करोगे कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना गुड ले सकता है, तो इससे क्या होगा, जुडिशियस यूज होगा। आप क्वांटिटी फिक्स कर दो कि अगर मिल्क लेना है तो भाई सबको 1 किलो मिल्क मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, अगर पावर है असेंशियल कमोडिटी एक्ट में। इसके बाद देखिए लोग जो है पैनिक ना कर जाएं, तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत काम में आएगी। उनसे बात करो, उनको विश्वास दिलाओ कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी जहाँ तक सप्लाई की बात है। तो आपको उनसे बात करनी होगी और उसके लिए आप पोर्टल बना दो कि भाई अगर आप ही को ग्रीवांसेज हैं तो वहाँ पे डाल दो, ठीक है। अगर आपकी नज़र में कोई शॉपकीपर ऐसा है जो गलत काम कर रहा है तो उसकी भी कंप्लेंट कर दो उसी पोर्टल पे। तो इस तरह से आपको पब्लिक के लिए कुछ कुछ काम करने होंगे, ठीक है। एंड देखिए पिकेटिंग वगैरह हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, धरने वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ इलीगल हो रही है तो आप पीनल एक्शन ले सकते हो, आपके पास पूरी पावर है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़े। अब आता है गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। देखिए इस तरह की सिचुएशन में राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये भी चीज़ ज़रूरी है कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो डिटेल से आप भेजिए हायर लेवल पे कि भाई ऐसी चीज़ हो रही है, मुझे क्या क्या सपोर्ट चाहिए, क्योंकि
डिस्ट्रिक्ट जो है अपने आप में हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकता है, क्योंकि सप्लाई रूट्स ही बंद हो गए हैं। तो आपको आउटसाइड सपोर्ट चाहिए होगा। इसके लिए आप गवर्नमेंट से बोल सकते हैं कि कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करो, हेलीकॉप्टर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो, ठीक है, ताकि ये जो सप्लाई में डिसरप्शन हुआ है ये आप उसको टाइम पे इसको रिजोल्व कर लो। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट का एक्शन होगा। आई होप देखिए सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इश्यूज और एक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब कोई बचेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या बोलोगे, इसके बाद आप कंक्लूड करोगे। देखो समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखिए क्वेश्चन है फ्लैश फ्लड का और लैंडस्लाइड का, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आप दे सकते हो कि भाई जो हिली एरिया है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड अगर ये एंथ्रोपोजेनिक रीजन से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है, तो इसको भी टैकल करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको भी आपको सॉल्व करना होगा और इसके लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड है। वो आप लिख भी सकते हैं, आपने पढ़ा होगा तो एक दो सोल्यूशन यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरी केस स्टडी है ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। बढ़े आगे, अब आते हैं सेकेंड सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम क्या करते हैं, लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। अब भाई इन्होंने क्या किया है, इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पॉइंट नंबर 1 2 3। अब देखो इसमें आपको क्या करना था ना, इसमें आपको क्या करना था कि जैसे आपने एक लाइन लिखी, उसके बाद उसके पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इस तरह से आपको इसको लिखना था। बाकी जो डिटेल आपने लिखी है वो एकदम सही लिखी है, बट बुलेट पॉइंट में लिखिए तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके बाद आपने लिखा है अ सिविल सर्वेंट हु हैज़ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उसके क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदा यह है कि अवेयर ऑफ ऑन फीलिंग, ये सही बात है। स्ट्रेंथ वीकनेस, ये एकदम सही बात है। रीड्स सिचुएशन रैशनली, ये भी अच्छा पॉइंट है। रेजिस्ट द टेम्पटेशन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार वाला, तो ये वही है। तो देखिए कमी क्या है, कमी ये है कि आपने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, ठीक है। तो भाई एग्जाम्पल्स नहीं होंगे तो मान के चलो आप कितना ही अच्छा आंसर लिख लो, आपके मार्क्स कम आएंगे। तो एग्जाम्पल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रिमेन काम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन मीन्स जो प्रेशर कंडीशन होती है उसमें आप आराम से एक्ट कर सकते हो, अपने आप को संतुलित रख सकते हो, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपके बहुत अच्छे पॉइंट है, लेकिन कमी क्या है, आपने एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। अब देखिए फिर आपने क्या लिखा है कि रिस्पॉन्ड कामली, किस तरह से। तो आप फिर से यहाँ पे पॉइंट रिपीट कर रहे हो। देखो रिपीट मत करो, आप क्या बोल रहे हो कि अवेयर ऑफ वंस इमोशन, रैशनली आपको एक्ट करना है, ठीक है। देन डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको काम रहना है। तो देखिए ये तो आप ऑलरेडी लिख चुके हो ना, तो इनको रिपीट क्यों करना है। देखिए मैंने आपको कहा था कि 10 मार्कर है, वो भी एथिक्स का 10 मार्कर है, तो आपको बहुत ही शॉर्ट आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो भाई रिपीट मत करो, ठीक है। अब आगे आते हैं, हैज एन ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन वीकनेस, ये तो आप लिख चुके हो ना भाई, इसको क्यों लिख रहे हो। फिर मैनेजेस स्ट्रेस इफेक्टिवली, फिर से वही बात है, एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब नहीं है भाई, इसको नहीं लिखना है आपको, ठीक है। एक्टिवली मैनेजेस सेल्फ इफेक्टिवनेस इन डिफरेंट सिचुएशन बाय थोरोली, ये फिर से वही सेम पॉइंट है। रिस्पॉन्ड कंस्ट्रक्टिवली एंड प्रोफेशनली टू एक्सट्रीम चैलेंजेस प्रोवोकेशन, फिर से वही बात है, ठीक है। कॉन्टिन्यूज इफेक्टिव लीडरशिप, ये अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट आपने लिखा है, बट देखिए काफ़ी पॉइंट आपने रिपीट कर दिए हैं। फिर मैनेजिंग सेल्फ एंड अदर्स अंडर हाई स्ट्रेस एडवर्सिटी, फिर से वही स्ट्रेस की बात कर रहे हो। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आपने लिमिटेड 4 या 5 पॉइंट लिखे हैं और उन्हीं को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। तो भाई ऐसा मत करो, इससे क्या होगा, आपके मार्क्स जो हैं वो कम होंगे, आपका स्पेस जो है, इतना स्पेस तो वहाँ मिलता भी नहीं है, ठीक है, और टाइम भी आपका कंज्यूम हो जाएगा। कोचेज एंड मेंटर्स ऑफन ऑन वेज टू मैनेज स्ट्रेस एक्सेप्ट निगेटिव फीडबैक, तो ठीक है यार, ये तो आप बार बार लिख ही रहे हो ना। एबल टू मेंटेन फोकस एंड स्टेमिना फॉर सेल्फ एंड अदर्स, चलो ये पॉइंट मान लेते हैं। कल्चर टू आइडेंटिफाई डिजोल्व स्ट्रेस, अब भाई स्ट्रेस, फिर से स्ट्रेस की बात हो रही है, तो भाई वही सेम मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हो। और देखिए इसी के साथ आपने इसको एंड कर दिया है, तो भाई कंक्लूजन कहाँ गया, तो कंक्लूजन तो मिसिंग हो गया ना। तो ऐसे आपको नहीं करना है, हर में आपको कंक्लूड करना ही होगा। मान के चलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इंट्रोड्यूस करो, कंक्लूड करो, ये तो आपको करना ही है। और देखिए काफ़ी सारी डायमेंशन आपने छोड़ दी हैं, तो ऐसा मत करो, रिपीट मत करो। आपने बहुत सारे पॉइंट रिपीट किए हैं और देखिए
आपने वर्ड लिमिट जो है ना उसको क्रॉस कर दिया है, तो वैसे भी आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। और मैं आपको कहूँगा कि जो मेंस की वर्कबुक आती है ना, ठीक है, जो आंसर शीट आपको मिलेगी रियल एग्जाम में, उसी पे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि वहां पे क्या है ना, स्पेस का लिमिटेशन आपके पास होता है। आपको भी पता रहेगा कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप फॉलो करो, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और देखिए, एग्जाम्पल्स आपने नहीं दिए हैं तो ऐसा मत करो, एथिक्स में एग्जाम्पल आपको देने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो, डिमोटिवेट नहीं होना है। इस सेशन का पर्पज़ ये है कि जो आपकी मिस्टेक्स है हम उनको आइडेंटिफाई करें, आपको बताएं, उनको कुछ सोल्यूशन आपको दे दें ताकि आप फर्दर उनको रिपीट ना करें। ठीक है, तो इसी माइंडसेट से इस सेशन को आप लोग लीजिएगा। आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। ये केस स्टडी है और यहाँ पे इन्होंने शुरुआत की है कि दिस केस स्टडी हाईलाइट्स द इशू दैट फ्लो फ्लड्स, देखो फ्लो नहीं है, फ्लैश है। ठीक है, तो इसको आपको सही करना होगा। एंड लैंडस्लाइड्स अकर इन द रीजन एंड कॉजेज डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई ऑफ असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एंड लीड्स टू क्योस अमंग पीपल। तो ये आपने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे किया है। देन रिसेंटली किन्नौर शिमला में ऐसा हुआ था। तो देखिए, जब आपने इतना अच्छा लिख दिया है ना, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं लिखते तो आप इसको इसमें मर्ज कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे अलग से पैराग्राफ मत लिखो, इसी में आप लिख देते। ठीक है, कि अभी रिसेंटली वहाँ पे भी हुआ है, तो एक ही पैराग्राफ में आपको इसको कर देना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। स्टेक होल्डर्स, आपने शॉपकीपर्स की बात की है, सिटीजन्स की बात की है, और कौन है आपके स्टेक होल्डर्स? बस ये दो ही स्टेक होल्डर्स है। तो भाई गवर्नमेंट कहाँ गई, लोकल गवर्नमेंट कहाँ गई, वो भी तो आएंगी ना। तो स्टेक होल्डर्स आपने दो तो छोड़ दिए हैं, तो ऐसा मत करो। शॉपकीपर्स ये क्या इशू है कि भाई प्रॉफिट चाहते हैं, सप्लाई कंस्ट्रेंट है, तो भाई आप ये भी बताइए कि वो ये भी तो चाहेंगे कि भाई ये जो डिस्ट्रप्शन है जल्दी से ख़त्म हो। ठीक है, उसका क्या स्टेटस है, ये भी इनकी डिमांड होगी। सिटीजन्स क्या है, राइट टू फेयर प्राइसेस, ये पॉइंट सही है आपका। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रक बाय फ्लैश फ्लड्स, ये भी सही बात है कि भाई प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, ये पॉइंट भी आपका सही है। और देखिए, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपको बाकी के पॉइंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, आपने डीएम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट आपने लिख दी है, सॉरी मैंने देखा नहीं था, मिस कर दिया। ठीक है, तो डीएम लोकल गवर्नमेंट आपने लिखा है। आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, किसी भी तरह का गलत काम नहीं होना चाहिए, इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, ग्रीवांसेस को रिड्रेस करना है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट आपको करना है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट आपने मिस कर दिए, उनको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीएम टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर। देखो भाई, कोर्स ऑफ एक्शन तो क्या करोगे वो बताओ, उसको क्या करना चाहिए ये मत बताओ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये तो आपने पहले लिख दिया है, तो इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे ये बताओ कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मैं एडिकेट पुलिस फोर्स वहां पे डिप्लॉय करूंगा, तो ये यहां पे आना चाहिए। फिर आप क्या कर रहे हो, इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई किस तरह से करोगे, रास्ता तो बंद है, तो बताइए ना कि भाई किस तरह से करोगे। ये तो बात होगी कि आप हवा में बात कर रहे हो, आप बताओ कि हेलीकॉप्टर क्या यूज कर लेंगे साहब। ठीक है, तो कुछ सोल्यूशन दो ना, क्योंकि सप्लाई रूट तो बंद है, तो आप किस तरह से इंश्योर करोगे। ठीक है, इनिशिएट ए रेस्क्यू ऑपरेशन, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, असेसिंग द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन एंड रीचिंग आउट टू डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेज। देखो, ये आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था आपका। भाई सबसे पहले आप सिचुएशन की सीवियरिटी को देखोगे, भाई कितनी बुरी तरह से सिचुएशन हमारे सामने है, उसके बाद आप कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हो। आप तो पहले ही एक्शन लेने लग गए और बाद में स्थिति का जायजा ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये पॉइंट आपका पहले आना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो आपको इमीडिएट बेसिस पे करनी है, सबसे पहले वो कर दो कि आप एडिकेट पुलिस फोर्स लगाओगे, स्थिति का जायजा लोगे, फंड्स का इशू है तो आप फंड्स दे दोगे। इसलिए देखिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपके जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो आपको बताने होंगे। फिर क्या लिखा है आपने, आप लोकल्स को परसुएट करेंगे कि प्रोटेस्ट ना करें और कोऑपरेट करें, और इसी के साथ जो आपका सोल्यूशन है वो एंड हो गए। देखो भाई, बहुत कम आपने सोल्यूशन बताए हैं, और देखिए कितने सोल्यूशन है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कंटेंट का इशू है, आपने एनालिसिस अच्छे से नहीं किया है। सारे स्टेक होल्डर देखिए, उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनको किस तरह से रिजोल्व करोगे। सिंपल सी बात ये है ना,
भाई अगर आपको इश्यूज अच्छे से पता है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, उनको रिजोल्व कर दो, यही तो बात होती है। तो ये चीज़ आपने नहीं की है, ये चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो कंटेंट का एनरिचमेंट करना बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस अच्छे से करो, सारी डायमेंशन आपको कवर करनी होगी। फिर आप क्या बता रहे हो कि लॉन्ग टर्म मेजर्स कि भाई फ्लड्स वगैरह ना हो तो उसके लिए कैनाल्स वगैरह बनाओगे, तो ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। और इसी तरह से मैंने भी कंक्लूड किया था। तो भाई आपको समझ में आ गया ना कि कहाँ पे मिस्टेक है, तो उसको आप रिजोल्व करो। और फिर से वही बात, डिमोटिवेट मत होना, आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन हमारा प्रयास होगा, हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप और अच्छा करें, ठीक है, और अच्छा करें, और उसके लिए ये सब चीज़ें आप इम्प्रूव करिए, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।